चलो, आज हम क्या करेंगे? महाजनपद काल। ठीक है। देखो, प्राचीन भारत में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के बाद कौन सी सभ्यता शुरू हुई? वैदिक सभ्यता। ये एक ऐसी सभ्यता है, पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। जब हम ऋग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो सभ्यता को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक ऋग वैदिक काल जिसका समय काल 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जिसका समय काल। तो ये विभाजन का जो आधार था वो क्या था? लोहा। जैसे ही भारत में पहली बार लोहे के साक्ष्य पाए गए, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। और जैसे ही सामाजिक स्थिति में परिवर्तन दिखाई दिया, पशुपालक समाज धीरे धीरे परिवर्तित होकर किधर आ गया? कृषि में। यानी अर्थव्यवस्था में भी चेंजमेंट आएगा। और जैसे ही अर्थव्यवस्था में चेंजमेंट आएगा, उस समाज की राजनीतिक व्यवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल को रिमाइंड कर लो। ठीक। हमें लोहे का पहला साक्ष्य कब मिला? जब लेटर वैदिक काल की शुरुआत हुई, यानी 1000 बीसी में हमें अतरंजी खेड़ा से लोहे का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी अब धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, हमसे बात करनी है 1 घंटे बाद। ठीक है। धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी। लोहे के साक्ष्य का प्रयोग, यानी लोहा पहली बार मिला, अब इसका व्यापक प्रयोग कब होगा? तो 400 साल लग जाएंगे। और धीरे धीरे हम कहां पहुंच जाएंगे? 600 बीसी आते आते जो लोहा हमें 1000 बीसी में प्राप्त हुआ था उसका व्यापक प्रयोग होने लगेगा। तो आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का मतलब है समाज की राजनीतिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी। और 600 ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें नया काल देखने को मिलेगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? महाजनपद काल। आई बात समझ में? अगर लोहा ना होता तो खुदाई ना होती, जंगल नहीं कटते। जंगल नहीं कटते तो सप्त सिंधु प्रदेश, जहां पर वैदिक सभ्यता के लोग रहते थे, वो धीरे धीरे बाहर की ओर ना आ पाते। यानी बिहार, वर्तमान का बिहार तक वो ना पहुंच पाते। और जब उनका भौगोलिक विस्तार नहीं होता तो जनपद कभी भी महाजनपद के रूप में हमारे सामने नहीं आती। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की प्राप्ति के कारण हमें एक नया नया काल पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? महाजनपद काल। समझ में आई बात? तो ऋग वैदिक कालीन लोग कैसे समाज में रहते थे? यानी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के वैदिक सभ्यता के लोग रहने का उनका प्रोसीजर कैसा था? कबीला। कबीले में हो रही लड़ाई किसके लिए? लड़ाई होगी, एक कबीला दूसरे कबीले को जीतेगा। यानी कबीले में जब आपस में लड़ाई होगी तो कई सारे कबीले एक जगह मिल जाएंगे। और किसकी उत्पत्ति होगी? जन। यानी कई सारे कबीलों का मिला हुआ रूप किस नाम से जाना जाएगा? जन। अब भारत में कई सारे जन हैं। जैसे कबीले लड़ेंगे वैसे ही जन लड़ेंगे। अब जब जन लड़ेंगे तो कुछ जन इसमें मिलेंगे और एक बड़ा जन बनेगा। उस बड़े जन को क्या कहेंगे? जनपद। तो उत्तर वैदिक काल के आखिरी समय पे, यानी 700 बीसी से लेकर 600 बीसी में हमें भारत में क्या मिलेगा? ये मिलेगा या ये मिलेगा? जनपद मिलेगा। अब जनपदों के बीच लड़ाई होगी, कई सारे जनपद लड़ेंगे और एक दूसरे में मिलेंगे, और हमारे सामने क्या बन के आएगा? महाजनपद। ठीक। तो धीरे धीरे पहला कबीला, कबीले से कई सारे मिलेंगे जन, जन से कई सारे जन मिलेंगे जनपद, और कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो 100 वर्षों का इतिहास किसका इतिहास है? महाजनपद का। बात समझ में आ गई? तो क्या डालेंगे हेडिंग? महाजनपद का।
क्या क्या पढ़ना है हमें? पहले देखो इसका परिचय। हम किसको महाजनपद कह रहे हैं? कई सारे जनपद जब आपस में लड़े होंगे, आपस में मित्रतापूर्ण संबंध बने होंगे, तो कई सारे जनपद जनपद मिलकर एक जगह इकट्ठा हुए होंगे और उस जनपद से क्या बना? क्या महाजनपद काल की कोई जानकारी हमारे पास है? वैदिक काल की जानकारी है हमारे पास? नहीं है। तो जब वैदिक काल की जानकारी है तो महाजनपद काल की नहीं होगी? होगी। यानी हमें इसके साहित्यिक स्रोत की बात, यानी किन किन साहित्यिक स्रोतों से हमें महाजनपद काल के इतिहास का पता चल रहा है। ठीक है, फिर यह महाजनपद भारत के कितने स्थानों तक फैले थे? ठीक है, भौगोलिक विस्तार, यानी जो 16 महाजनपद हैं, यह क्या संपूर्ण भारत में फैले हैं कि भारत के एक प्रमुख क्षेत्र में फैले हैं? इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौगोलिक विस्तार के बाद शासन व्यवस्था की चर्चा की जाएगी। क्या सभी 16 महाजनपद राजतंत्र से गवर्न होते थे या कुछ महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था भी थी? तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आखिरी में प्रमुख तथ्य, यानी इन 16 महाजनपद के बारे में, इनकी राजधानी क्या थी, ये वर्तमान में किस जगह स्थित हैं, ये मैच कराने के लिए प्री का क्वेश्चन बन जाएगा। ये टॉपिक कहीं से भी मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ना ही पूछा गया, ना ही आने वाले समय में पूछा जाएगा। पूरा पूरा कैसे डिपेंड है ये? फैक्चुअल डिटेल। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बार रटोगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ले आए? अब तो आ जाओ। तो कबीला, कबीले का बड़ा रूप जन, जन से बड़ा जनपद, और कई सारे जनपद से मिलकर महाजनपद काल का निर्माण हुआ। इस महाजनपद काल की जानकारी हमें कुछ साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, एक है अगुंतर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अगुंतर निकाय में हमें पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, जिसमें इनकी पूरी सूची का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहला याद रखोगे? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो महाजनपद काल की जानकारी दे रहा है? आंसर आना चाहिए अगुंतर निकाय। ये ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से। ये पहली बार हुआ है जब 16 महाजनपद की सूची हमें इतिहास के रूप में सामने आई। दूसरा ग्रंथ भगवती सूत्र, ये जैन लिटरेचर है। यानी जो जानकारी हमें अगुंतर निकाय से मिल रही है वही जानकारी हमें भगवती सूत्र से मिल रही है। अंतर क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है और ये। इसी प्रकार से अन्य जानकारी का स्रोत है पाणिनि की बुक, पाणिनि की किताब। नाम बताओ कोई। पाणिनि कौन है? एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने एक संस्कृत में किताब लिखी जिसका नाम, नहीं, अष्टाध्यायी। यानी साहित्यिक स्रोत, महाजनपद काल की जानकारी के 3 स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला अगुंतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा। दूसरा भगवती सूत्र, किस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है ये? जैन ग्रंथ। तीसरा पाणिनि की संस्कृत की बुक अष्टाध्यायी में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख। रट लेना। क्या करोगे? ये तीनों स्रोत आपको रटे होने चाहिए। प्री में क्वेश्चन आएगा कि किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का विवरण मिला है? आंसर क्या है आपका? अगुंतर निकाय। समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ नहीं। अब आ जाओ, क्या ये जो 16 महाजनपद हैं इसमें शासन का स्वरूप कैसा था? तो अधिकतर जो जनपद महाजनपद हैं उसमें शासन का स्वरूप, और कुछ महाजनपद हैं जहां पर शासन का स्वरूप। इसका क्या मतलब होता है? राजतंत्र का मतलब, मोनार्किकल सिस्टम क्या होता है?
यानी राजा का बेटा ही उस महाजनपद काल का राजा बनेगा, उस महाजनपद का राजा बनेगा। यानी वंश के आधार पर राजा का निर्वाचन, राजा का निर्वाचन का आधार क्या है? वंशानुगत। आ गई बात समझ में? लेकिन इन 16 महाजनपद में से 2 ऐसे महाजनपद हैं जहां पर राज की शासन व्यवस्था राजतंत्र ना होकर गणतंत्र थी, अर्थात राजा का निर्वाचन एक ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। उस ग्रुप को क्या कहेंगे? संघ या गण। इसीलिए इसको क्या कहा गया? गणतंत्र। आ गई बात समझ में? पक्का? 16 महाजनपद में से अधिकतर जनपद में कैसा शासन चल रहा है? और सिर्फ 2 महाजनपद में कैसा? वो 2 महाजनपद कौन से हैं? वज्जी और मल्ल। यानी इन दो महाजनपद को छोड़कर समस्त 14 महाजनपद में शासन की व्यवस्था कैसी है? राजतंत्र। यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार नहीं होगा। यहां पर जैसे याद करो, वैदिक काल में सभा, समिति, विधत और गण थे। क्या थे ये? तुम बताओ, ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है जी? नहीं लिखा है? इतना मार पड़ेगी तुम लोग को। कैसे मान लें हम यार ये? हाँ, नहीं लिखा? लिखा है हमने यार। समिति का सबसे ज्यादा किस? यार हमें याद आ रहा है क्योंकि हमने लिखाया है। सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ विदत नामक संस्था का, 146 बार। नहीं लिखाया? समिति का 9 बार और सभा का 8 बार। चलो कोई नहीं, फैक्ट था, बाद में देख लेंगे। तो जिस प्रकार से सभा समिति चुनाव करती थी वैदिक काल में, उसी प्रकार से महाजनपद में एक ग्रुप का निर्धारण होता था और ग्रुप उस राजा को चुनता था। यानी यहां पर राजा कोई भी व्यक्ति, लेकिन याद रखना वर्तमान की जो रिपब्लिक सिस्टम है वैसा सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा उसका क्या बोलेंगे, मतलब बहुत प्राचीन स्वरूप है। वैसी व्यवस्था जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का, वैसी डेमोक्रेसी यहां नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है कि राजा कोई भी चुना जा सकता है। ठीक है, पक्का? कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? ये या ये? गणतंत्र कौन सा सबसे पहला? वज्जी, जिसकी राजधानी, वेरी गुड। तो विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? महाजनपद वज्जी। याद रखोगे? ठीक है, कितना हो गया? शासन के स्वरूप के आधार पर महाजनपदों को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक, दूसरा 16 महाजनपद में कितने जनपद हैं जो राजतंत्र शासन से संचालित हैं? और सिर्फ 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां पर शासन की व्यवस्था रिपब्लिक। आगे बात समझ में? आ जाओ। अब विस्तार के आधार पर देखो कि ये कहां कहां विस्तारित है। विस्तार के आधार पर महाजनपद का वर्गीकरण। तो कितने हैं? 16। कितने महाजनपद? 16। 16 में से 3 महाजनपद वर्तमान के बिहार में हैं। कितने? 8 महाजनपद कहां पर? यूपी में है। कितने हो गए? 8 3 11। रुक जाओ। 3 महाजनपद अलग अलग राज्यों में है, एक एमपी, एक राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 3 बिहार में, 8 यूपी में और 3 अलग अलग राज्यों में, एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और बचे 2। ये वर्तमान के भारत से बाहर है। कितने हो गए? 16। निम्न में से कितने महाजनपद बिहार में स्थित हैं? कितने महाजनपद यूपी में हैं?
कितने महाजनपद अलग अलग राज्यों में एक एक हैं? एमपी में एक, राजस्थान में एक, आंध्र प्रदेश में एक। कितने महाजनपद वर्तमान के भारत से बाहर स्थित हैं? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? आ जाओ अब एक एक करके, बस यहां से फैक्ट याद रखना प्लीज। बिहार में कितने बताए थे? कौन कौन से? पहला देखो, अंग। दूसरा मगध। तीसरा सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। क्वेश्चन आता है मैच कराने के लिए और नहीं हो पाएगा। क्या क्वेश्चन कराएंगे वो? एक तरफ महाजनपद की लिस्ट, दूसरी तरफ राजधानी की लिस्ट। एक तरफ महाजनपद की लिस्ट, एक तरफ राज्यों की लिस्ट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो इन तीन के अलावा जो भी जनपद होगा वो बिहार में स्थित नहीं होगा, है ना? अंग। वर्तमान में इसकी स्थिति देखो तो कहां पर है ये? पटना और गया के बीच में। कहां पर? बिहार में तो है, लेकिन बिहार में भी कहां? पटना और गया के बीच। पटना और गया के बीच मगध, जो उस समय का मगध है, वो पटना और गया के बीच स्थित था। इसकी राजधानी क्या है? गिरिव्रज, राजगीर। पाटलिपुत्र राजधानी अभी नहीं बनेगी। पाटलिपुत्र मगध, जब ये मगध आने वाले समय में सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और भारत में जो वंश की परंपरा है, जैसे हर्यक वंश, जैसे शिशुनाग वंश, जैसे नंद वंश, जैसे मौर्य वंश, ये जितने वंश हैं प्राचीन भारत में, कहाँ स्थित होंगे? तो आने वाले समय में इन 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन होगा? मगध। यहीं पर धीरे धीरे वंश बनना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहला वंश कौन सा होगा? हर्यक वंश, जिसकी स्थापना कौन करेगा? बिंबिसार। बिंबिसार के लड़के का नाम क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु के लड़के का नाम क्या है? उदयन। तो ये तीनों यहीं से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कौन सा वंश? हर्यक। हर्यक के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश। उसके बाद मौर्य वंश। तो ये सब चर्चा अभी आने वाली क्लासेस में होगी। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा? महाजनपद। और धीरे धीरे सभी 16 महाजनपद खत्म हो जाएंगे, कुछ महाजनपद मगध में मिल जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? मगध महाजनपद कहाँ स्थित है? पटना। और इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज, और बाद में कालांतर में राजधानी क्या बन गई? राजगृह। आ गई बात समझ? दूसरा कौन सा राज्य? अंग। ये वर्तमान में भागलपुर जिला यहां पर स्थित है। इसकी राजधानी चंपा चमेली। शरीर के प्रत्येक अंग में चंपी करो। हो गया? शरीर के प्रत्येक अंग में चंपी करो, कर लो चंपी। अंग की राजधानी चंपा। नेक्स्ट क्या बचा? वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी वर्तमान में बिहार में एक जगह है तिरहुत, यहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। वज्जी की राजधानी क्या है? विश्व का पहला गणराज्य कौन सा? आ गई समझ में? ये जो वज्जी है ये 8 जनपद से मिलकर बना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो जनपद कौन सा है? लिच्छवी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो वज्जी की राजधानी पूछे तब भी वैशाली है, लिच्छवी की राजधानी पूछे तब भी वैशाली। कितने जनपद से मिलकर बना है? याद रखना, 8 जनपद आपस में मिले और वज्जी नामक गणराज्य का निर्माण किया। तो बिहार के तीनों याद हो गए? इधर नहीं देखना है। बिहार में कितने महाजनपद? 3। कौन कौन से? अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी चंपा। वर्तमान में इसकी स्थिति कहां है? भागलपुर। दूसरा महाजनपद मगध। राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। स्थिति वर्तमान में
और यही मगध आने वाले समय में सर्वाधिक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरेगा और यहीं पर सभी वंश अपना राज स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, वज्जी। राजधानी क्या है इसकी? वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी। ये वज्जी महाजनपद कितने जनपद से मिलकर बना? 8। इन 8 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा? लिच्छवी। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी बिहार। याद हो गया क्या? बिहार में ही है, तिरहुत के पास। बिहार समझ में आ गया पक्का? यानी आपको 3 महाजनपद और उनकी राजधानी याद हो गई। आगे बात समझ में आगे आए? चलो अब कहां की बात करें? यूपी में कितने? पहला, एक एक करके सब याद होगा। कुरु। कुरु कहां पर है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी वर्तमान का दिल्ली। इंद्रप्रस्थ क्या? इंद्रप्रस्थ का प्राचीन नाम, सॉरी, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? कुरु। कुरु समझ में आ रहा है बात? कौरव कहां था? कुरुक्षेत्र। कौन सा स्थान है? यानी कुरु पहला महाजनपद है जो बिहार में, सॉरी, यूपी में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है वर्तमान का? याद रखोगे। दूसरा, काशी। काशी की राजधानी? काशी मतलब वाराणसी, आज का बनारस, उस समय का राजधानी वाराणसी। कितने हो गए? पहला कौन सा हो गया? कुरु। राजधानी क्या है? यानी कुरु को याद रखना कौरव से। कौरव मतलब महाभारत। कुरु का महाभारत में भी उल्लेख दूसरा, काशी। वर्तमान का राजधानी वाराणसी। वाराणसी मतलब वरुणा और असी नदी के बीच में स्थित क्षेत्र क्या कहलाया? याद रखोगे। तीसरा, अरे कौशल है ना महाजनपद? पक्का? कौशल। तीसरा महाजनपद कौन है? कौशल 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। तो जब कौशल 2 भागों में बटा है तो इसकी राजधानी भी 2 होगी। कौन सी? उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत। कितने हुए? अब ये सब क्या है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे आपको। फिर से आ जाओ वापस। बिहार में कितने महाजनपद? कौन कौन से? सब लोग तेज बोलोगे तभी याद रहेगा। अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी चंपा। वर्तमान में अंग कहां पर है? भागलपुर। मगध? मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। पहले गिरिव्रज थी लेकिन बाद में उसको राजगृह में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान का मगध कहां पर स्थित है? पाटली, गया और पटना के बीच में। वज्जी राजधानी वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी कहां स्थित है? ये तिरहुत क्षेत्र में, बिहार के तिरहुत क्षेत्र में। वज्जी 8 जनपद से मिलकर बना है जिसमें लिच्छवी सबसे महत्वपूर्ण जनपद। तो चाहे वज्जी राजधानी पूछे तो वैशाली, लिच्छवी की राजधानी पूछे तब भी वैशाली। यूपी में कितने महाजनपद? 8। पहला, कोई सीक्वेंस नहीं ना, जैसे याद करो। पहला कुरु। कुरु की राजधानी ये वर्तमान का क्या है? दिल्ली। यानी कुरु का उल्लेख कौरव के रूप में महाभारत में भी किया गया। दूसरा, काशी। काशी मतलब भोले की जमीन। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी किन 2 नदियों के बीच में? वर्णा और अस्सी। तीसरा, कौशल। कौशल महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी कौशल और उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है और दक्षिणी कौशल की राजधानी। दैट्स इट। आगे आ जाओ। ये हटा दे या ऐसे करते हैं? जी हाँ, कुरु क्या लिखेंगे? इंद्रप्रस्थ। काशी
वाराणसी। कौशल दो भागों में, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत। ठीक है, नेक्स्ट ले आओ। वत्स। राजधानी कौशाम्बी। राजधानी क्या है? कौशाम्बी मतलब, कौशाम्बी कहाँ है? प्रयागराज वाला क्षेत्र। कौशाम्बी मतलब वही प्रयागराज वाला क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाओ। मल्ल की राजधानी, भाई साहब चेदी अलग से महाजनपद है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर को और रिलेट करो, कुशीनगर को और रिलेट करो। यहां पर ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये वही कुशीनगर है। पूछा गया क्वेश्चन कि वह स्थान जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वह वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो मल्ल कहां पर है? मल्ल की राजधानी क्या है? और कुशीनगर कहां है? अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे देवरिया वाला क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। पक्का? कितने हो गए? रिपीट करो फिर से। पहला, यूपी के कितने कितने महाजनपद? 8। 8 में से पहला जनपद बताओ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये वर्तमान का दिल्ली। दूसरा, काशी मतलब वर्तमान की राजधानी वाराणसी। किन नदियों के बीच में है? वर्णा और असी नदी के बीच में। तीसरा, कौशल कितने भागों में बटा था? 2। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी 5। चौथा कौन सा था? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 5वां नहीं था? मल्ल की राजधानी कुशीनगर। मल्ल मतलब कुशीनगर। अब आ जाओ नेक्स्ट, पांचाल की राजधानी, ये सब रट लो यार, अहिच्छत्र। ठीक है। उसके बाद चेदी की राजधानी शुक्तिमती या सोथिमती, कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? चेदी। ये चेदी वंश याद रखना। शिशुपाल का नाम सुना है? कौन है ये? इसी व्यक्ति को कृष्ण ने 100 बार माफ किया था। कृष्ण ने 100 बार गालियां सुने और इसको माफ करते गए, और 101वीं गाली में इनका सर धड़ से अलग हो गया। तो ये शिशुपाल वंश से संबंधित है, चेदी वंश। पूछा गया शिशुपाल किससे संबंधित है? चेदी वंश की राजधानी क्या है? कितने हो गए यूपी में? यूपी के कितने हो गए हैं? कौन से? फिर से याद करो। पहला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान का। दूसरा, काशी की राजधानी वाराणसी वर्तमान का। किन दो नदियों के बीच में है? वर्णा और असी नदियों के बीच। तीसरा, कौशल कितने भागों में बटा है? एक उत्तरी कौशल और दूसरा उत्तरी कौशल की राजधानी दक्षिणी कौशल की राजधानी। इसके बाद वज्जी की राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। छठा, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। एक कौन सा बचा है? सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या है? तो कितने हो गए? फिर से देखो, बिहार में 3। कौन से? अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, वज्जी की राजधानी वैशाली। समझ में आई बात? यूपी में कितने?
कौन कौन से? कुरु। राजधानी? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान का? कौशल। कौशल की दो राजधानियां कौन कौन सी? श्रावस्ती और साकेत। तीसरा काशी। राजधानी? वाराणसी। किन दो नदियों के? वर्णा और असी नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट वस। राजधानी? कौशांबी। मल्ल। राजधानी? कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। हाँ या ना? नेक्स्ट पांचाल। राजधानी? अहिच्छत्र। नेक्स्ट सूरसेन। राजधानी? मथुरा। नेक्स्ट चेदी। राजधानी? सुक्तिमती या सोथिवती। जो भी याद रखोगे आंसर आपका पता चल जाएगा। कितने हो गए? 8। बचे कितने? 8 और 3 11। बचे कितने? 5। 5 में से 3 महाजनपद अलग अलग राज्य में एक एक स्थित हैं। 2 महाजनपद भारत के बाहर स्थित है। तो कौन कौन से हैं? एक ले आओ अवंती, एक ले आओ मत्स्य और एक ले आओ अश्मक। ये 3 भारत में ही स्थित हैं लेकिन बिहार और यूपी में स्थित नहीं है। जिस प्रकार कौशल 2 भागों में बटा था उसी प्रकार अवंती भी 2 भागों में बटा है। कितने भागों में? एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। बाहुबली माहिष्मती साम्राज्य। समझ में आई बात? मत्स्य ये कहां पर है? एमपी। ये है मत्स्य, ये कहां पर है? राजस्थान, जिसकी राजधानी विराटनगर। 16 महाजनपद में से एकमात्र महाजनपद। अच्छा कितने हो गए थे? 8, 3 11 और 11 और 2 13। इनकी लोकेशन कहां है भारत में? ये सब उत्तर भारत में है। उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्से में। यानी कोई भी महाजनपद या तो बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैले हैं। अश्मक एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यानी ये साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा? अश्मक, जिसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोटली। कितने क्वेश्चन बने? महाजनपद काल का पहली बार उल्लेख कहां मिला? अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। दूसरा भगवती सूत्र किससे संबंधित है? जैन से। तीसरा पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत में लिखी गई एक किताब है। इसका भौगोलिक विस्तार तो 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। यानी 8 3 11 और 2 13। 13 महाजनपद भारत में है, यानी भारत के उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है। एक महाजनपद दक्षिण भारत में है जिसका नाम अश्मक है और 2 महाजनपद वर्तमान के भारत से बाहर स्थित है। बात समझ में आ गई यहां तक? कितने महाजनपद 2 भागों में बटे हुए हैं? तो एक कौशल और दूसरा अवंती। शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से है? चेदी वंश से। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? क्यों हुआ है? काहे सारे वंशों को वहां खुजली क्यों हुई कि हम मगध पे ही राज स्थापित करेंगे? इसके पीछे उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। मगध एक ऐसी जगह स्थित है जो 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई राजा बन जाएगा तो उसको बाहरी आक्रमण से प्राकृतिक सुरक्षा मिलेगी। यानी एक तरफ से वो टेंशन फ्री हुआ। दूसरा, मगध की स्थिति कहाँ दिखी हमें? बिहार के आसपास, यानी गंगा और यमुना का दोआब। काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि की दृष्टि में सर्वाधिक
समृद्धशील क्षेत्र है। इस वजह से जो भी वंश बनेंगे वो कहाँ जाएंगे सबसे पहले? आज कोई पैसे वाला बन जाएगा तो कहाँ जाना चाहता है? तुम्हारे पास पैसा हो जाए, संभल से कहाँ जाओगे, शिफ्ट करोगे अपने आप को? कभी तो ऊंचा सोच लो। केरल जाओगे, मारे जाओगे, कहाँ जाओगे? पैसा वैसा हो जाए 2 4 5 करोड़ रुपए, शिफ्ट हो गए ना। क्या देखोगे शिफ्ट होने से? शिफ्ट होने से पहले क्या देखोगे? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है कि नहीं अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्या यहाँ पे अटैक होते हैं कि नहीं होते? कोई पाकिस्तान जाना चाहेगा? पैसा चाहे जितना हो जाए, चाहे जितना गरीब हो जाओ, पाकिस्तान जाना जाना चाहोगे? क्यों? हर तीसरे दिन टेरर अटैक है ना। तो मगध विदेशी आक्रमण से बचा हुआ क्षेत्र है, इस वजह से आने वाले समय में सर्वाधिक शक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 13, 14, 14 हो गए। फिर से रिपीट करो, यहीं से रट के जाना है। बिहार के कितने महाजनपद, कौन कौन से? अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, वज्जी की राजधानी। बिहार खत्म। यूपी में कितने, कौन कौन से? पहला कुरु, कुरु की राजधानी काशी की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोतिमती, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और क्या बचा? सूरसेन की राजधानी मथुरा। यानी 8 और 3 11 हमें याद हो गए। बचे कितने? 3 जो भारत में है। पहला एक है अवंती जो एमपी में स्थित है। अवंती कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली। ये है भारत के 14 महाजनपद। 2 महाजनपद जो वर्तमान में भारत से बाहर है, यानी यहां पर है। यहां पर क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो बाहरी सीमा पर यहां पर है कंबोज, और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कांधार। तो 14 और 2 16। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला। यानी भारत का पहला शिक्षा का केंद्र कौन सा है? नालंदा से पहले भी स्थित है ये। यानी भारत क्या, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी किस नाम से जानी गई? तक्षशिला। यहीं पर चाणक्य महोदय पढ़ते पढ़ाते थे और अपने शिष्य किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को खींच कर ले गए और क्या बना दिया उन्होंने? राजा, चक्रवर्ती सम्राट। तो ये वैसी ही है जैसे आज की हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। समझ में आ गई बात? कितने हो गए? 16। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? याद कैसे हो, है ना? तो कैसे याद करोगे? बस कुसुम काकी को काका बना दो। कुसुम, कु से सूरसेन, मां से मगध, काशी कंबोज, पांचाल, गांधार, वत्स, कौशाम्बी राजधानी क्या बचा? आ से
माँ से, आ से, आ से क्या बचा? क्या बचा भाई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12। एक आ से क्या बचा? ये मल, वज्जी, चेती। तो जो भी है हो गया ना? देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक कौन सा रह गया भाई? कहाँ 16 हो गए? जो भी है अपने आप याद कर लेना। अभी राजधानी भी याद कराते, रुको, चिंता क्यों कर रहे हो? कितने? अवंती, अश्मक, अंग। ओके, अंग रह गया। और ये है अंग। ठीक है। अब जैसे मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। तो खुशी ने माला पिरोई। देखो, मुद्दा यह है कि तुम्हें याद कैसे हो। अपने हिसाब से ट्रिक लगाओ, नहीं लगानी है कुत्ता बन जाओ, रट लो। हाफो रटो, हाफो रटो, और पानी पी पी के रटो, और तब उठो जब पूरा क्या हो जाए। क्योंकि आप माने ना माने, इससे एक क्वेश्चन आएगा। बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, इतना कहाँ, ये हम बता देंगे। हाँ, नदी वाला ही बता देंगे। जैसे गांधार किस नदी किनारे होगा? अच्छा, अंग किस नदी किनारे होगा? अंग कहाँ का क्षेत्र है? बिहार में किस नदी किनारे होगा? मगध। मगध। पटना से कौन सी नदी निकल रही है? गंगा। फिर कौन सा? वज्जी। वज्जी कौन सी नदी, कहाँ पर है? तो जो भारत के बाहर है, जैसे गांधार और कंबोज। अगर नदी से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, या दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है, ये किस नदी किनारे है? सिंपल सी बात है। क्योंकि महाजनपद कहां बसेंगे? जहां पे उपजाऊ क्षेत्र ज्यादा होगा। उपजाऊ कहां होगा? नदियों के किनारे। तो बिहार वाले गंगा नदी, उत्तर प्रदेश वाले गंगा यमुना नदी, गांधार और कंबोज वाले एक सिंध नदी और एक काबुल नदी, अशमक गोदावरी नदी। समझ में आ गई बात? तो एलिमिनेट कर भी लोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन बस आपको क्या होना चाहिए? नेट ऑन करो, एक मिनट, नेट ऑन करो, अभी लोकेशन भी दिखाते हैं। ऑन है? हाँ, कनेक्ट है। अब बस इसको बसा लो अपनी आंखों में, याद हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे याद हो जाएगा, है ना? खुल गया, देखो। स्लो कर चल रहा है क्या नेट यार? अरे अपना नेट खोल दो भाई। कौन सा है? इसका साबुन स्लो है।
है ना। चलो छोड़ो, बस याद रखना 3 महाजनपद कहाँ पर है? बिहार में, अंग, मगध, वज्जी। 8 महाजनपद कहाँ है? 8 और 3 कितने हो गए? बचे कितने? 5। 5 में से 2 कहाँ हैं? भारत के बाहर। बचे कितने? 3। 3 कहाँ पर है? अलग अलग राज्य में, एक एक। एक एमपी, एक और एक आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत। कौन सा महाजनपद, एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? अशोक। इसकी राजधानी क्या है? पोर्टन या पोटली। बस याद कर लेना यार, ठीक है, छोटा टॉपिक था। चलो ओके, कल हम पढ़ेंगे बौद्ध काल, यानी बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म। हाँ, इसमें और कुछ नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। पेपर उठा के देखो यार, पेपर उठा के देखो, बस ज्यादा से ज्यादा एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी, या कभी कभी हो सकता है ये पूछे कि हाँ कौन सा महाजनपद 2 भागों में बटा है। अवंती उज्जैनी किसकी राजधानी है? या तो राजधानी पूछेगा किस महाजनपद की है, या पूछेगा महाजनपद देकर पूछेगा क्या राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी कल पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और समझो, ये अचानक से जो चेंज हुआ है, अचानक से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने अपने अस्तित्व को बनाने में सफल क्यों हो गए? क्या दिक्कत थी? हिंदू धर्म, सनातन धर्म चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। क्या दिक्कतें हुई थी कि लोग यहां ज्यादा जुड़ गए? हाँ, उत्तर वैदिक काल में बढ़ता हुआ आडंबर, उत्तर वैदिक काल में बढ़ती हुई बलियां, उत्तर वैदिक काल में बढ़ता हुआ यज्ञों का आवाहन, जिससे ब्राह्मण वर्ग क्या हो गया? प्रभुत्वशाली हो गया। इसने सभी वर्गों को दबाने का प्रयास किया। ऐसे में जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे, क्या उनको अपने अधिकारों को जीने का मौका मिल रहा था? वो क्या तलाश कर रहे थे? एक नए विकल्प की, कि हमें भी समानता का स्थान मिले। और ये समानता की आग किसने लगा दी? इन्होंने क्या दे दिया? सबको समानता के स्तर पर लाने का प्रयास। इस वजह से जो पिछड़े लोग थे, जो मुख्य धारा से कट गए थे, कहां पर? कहां पर? हिंदू धर्म से, तो वो सब कहां चले गए? कुछ बौद्ध धर्म चले गए, कुछ। इस वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से भी जाना जाता। यानी महाजनपद काल पूछे तब भी इसी टाइम पीरियड की बात करोगे, बौद्ध धर्म की बात करें तो भी इसी टाइम की पीरियड की बात करोगे, जैन धर्म की बात करें तो, यानी 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व का इतिहास अब ये आने वाले समय में पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? मगध का उत्कर्ष, मगध के वंशों की सारणी बनाएंगे और एक एक वंश को खत्म करते हुए तब पहुंचेंगे हम मौर्य वंश में। फिर मौर्योत्तर वंश, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, फिर पूर्व मध्यकाल, इसी में राजपूत काल पढ़ेंगे, और फिर कहाँ जंप करेंगे? मध्यकाल में, दिल्ली सल्तनत। हाँ, प्राचीन भारत है। कितने वंश नहीं पढ़ने हैं, याद रखना है तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी है। चलो ओके, कल मिलते हैं फिर।